नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोक प्रशासन के अंतर्गत हमारी तीसरी यूनिट चल रही है और तीसरी यूनिट के अंतर्गत प्रशासन में सदाचार स्थापित करने वाले मूल्यों का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशासन में सदाचार स्थापित करने वाले मूल्यों में 3 मूल्य प्रमुख स्थान रखते हैं। वो कौन कौन से मूल्य हैं? तो उनमें सबसे प्रमुख आता है सत्यनिष्ठा, फिर आता है जवाबदेहिता और फिर आता है पारदर्शिता। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सत्यनिष्ठा को समझा कि सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है और सत्यनिष्ठा वास्तव में व्यक्तिगत जीवन में और प्रशासनिक जीवन में क्या महत्व रखती है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अन्य जो 2 मूल्य बचे हुए हैं, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता आती है, उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि नैतिक तर्क क्या होता है, नैतिक दुविधा की स्थिति कब जन्म लेती है और नैतिक दुविधा से निपटने के लिए आपको क्या क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा के माध्यम से ही आप केस स्टडी को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे और निर्णय लेने में ये टॉपिक आपकी बहुत ज़्यादा मदद भी कर पाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें पहला बिंदु है उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता। तो दोस्तों, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता को 2 शब्दों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। जो अकाउंटेबिलिटी होती है वह कानूनन होती है ना, कानूनी रूप में उसका वर्णन किया जाता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका वर्णन नैतिक आधार पर किया जाता है। यदि अकाउंटेबिलिटी रूप में हम जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आपके ऊपर बाध्यता होती है, और यदि आप उस काम को नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके लिए उस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है नैतिक आधार पर कि आपने ये कार्य किया, और किया तो कैसा किया, सही किया या गलत किया। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तरदायित्व होता क्या है और जवाबदेहिता क्या होती है। तो सरल शब्दों में मैं आपको पहले बता देता हूं। मान लीजिए आपको कोई काम सौंपा जाता है ना। जब आपको वह काम सौंपा जाएगा तो कुछ जवाबदारी के साथ सौंपा जाएगा कि आपको कुछ निर्धारित समय के अंतर्गत उस कार्य को पूर्ण करना है। उस कार्य में कुछ निर्धारित सीमाएं भी होंगी, कुछ धन का उल्लेख भी होगा कि मान लो आपको इतने धन का उपयोग कर ही ये कार्य करना है, इतनी समय अवधि में करना है, इस कार्य में इतने लोगों को समाहित करना है, या इस कार्य से इतने लोगों को फायदा होना चाहिए। तो आपके ऊपर एक कार्य सौंपा गया, आपके लिए एक कार्य दिया गया है, तो आपकी जवाबदारी है कि उस कार्य को आप किस तरीके से करेंगे। यह आपका उत्तरदायित्व होता है। अब मान लीजिए वह कार्य आप नहीं कर पाते हैं, या उस कार्य को आपने किया है, तो उस कार्य को करने के पीछे आपने कैसे कैसे प्रयत्न किए हैं, किन किन माध्यमों को अपनाया है, इनका उत्तर आपको स्पष्ट रूप से देना पड़ेगा। मतलब उत्तर कैसे देना पड़ेगा वो भी मैं समझा देता हूं। आपने मान लीजिए कोई कार्य किया है, तो वह कार्य किस तरीके से किया, उसका तार्किक उत्तर होना चाहिए। तार्किक उत्तर से मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस बोल दिया कि यह कार्य इस तरीके से हुआ है, नहीं। तार्किकता के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आपको अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताना होगा कि इस कार्य में क्या मैंने अपना 100% दिया है। यदि नहीं दिया तो उसकी जवाबदारी आपके ऊपर रहेगी, उसके लिए आपके ऊपर दंड का प्रावधान भी हो सकता है। तो उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता आपको समझ में आया। उत्तरदायित्व जवाबदेहिता होता है यदि आपको कोई कार्य सौंपा गया है तो आपको अपना 100% देकर उस कार्य को पूर्ण करना है। उस कार्य के पीछे जितने भी तार्किक आधार हैं, आपने जितना भी प्रयत्न किया है, उसके आप संतोषप्रद रूप से व्याख्या कर पाने में सहायक हैं या नहीं। यदि आप हैं तो माना जाएगा कि आपने यह कार्य जवाबदेहिता के साथ किया है। चलिए हम परिभाषिक रूप से देख लेते हैं उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता को। तो परिभाषा में कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, विवेकाधीन शक्तियों से मतलब होता है कि आपके विवेक के आधार पर आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास विवेकाधीन शक्तियां होती हैं तो उस पर इस बाध्यता का होना कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके, और उसके ना होने पर उसे किसका प्रावधान हो, दंड का प्रावधान हो, या दंड भी दिया जा सके। समझ में आया क्या है? यदि किसी व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्तियां हैं, या तो उस पर यह बाध्यता होनी चाहिए कि उसने जो भी कार्य किया है, जो भी कृत्य किया है, उसकी वह संतोषप्रद व्याख्या कर सके। यदि वह व्याख्या नहीं कर पाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी हो। अब प्रश्न यहां पर आता है कि संतोषप्रद व्याख्या से मतलब क्या होता है, किस व्याख्या को हम संतोषप्रद व्याख्या कहेंगे।
अर्थात आप जब भी अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे तो उनमें कौन कौन से मूल्य तत्व समाहित होना चाहिए। तो उसमें प्रमुख मूल्य होते हैं, पहला होता है तार्किकता का समावेशन। अर्थात जब भी आप कोई जवाब तलब करते हैं, जवाब प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें तार्किकता का समावेशन होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि यह कार्य मुझसे नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे आप तार्किकता के आधार पर उत्तर देंगे। यदि आप कार्य करते हैं, यदि पूर्ण नहीं हो पाता है, कुछ कमी रह जाती है, तो उसका भी आपको तार्किकता के आधार पर उत्तर देना पड़ेगा, तर्कों के आधार पर उत्तर देना पड़ेगा। आपसे वाद विवाद किया जा सकता है, आपसे प्रति उत्तर में उत्तर पूछे जा सकते हैं, तो उनकी आपको संतोषप्रद व्याख्या करनी है। और वो संतोषप्रद व्याख्या कब होगी, जब आप अपना उत्तर तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत करेंगे। अगला होता है, यह देखे कि कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया तो नहीं गया है। जब आप निर्णय लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वह उसमें यह स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि आपने ना तो कोई तथ्य को जानबूझकर छिपाया है, ना ही किसी के साथ कोई भेदभाव किया है। अर्थात आपने जो भी निर्णय लिए थे, जो भी कार्य किए थे, वह तटस्थता के आधार पर किए थे, वह वस्तुनिष्ठता के आधार पर किए थे। क्लियर है। और क्या दिखना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए कि आपने अपनी तरफ से क्या सर्वश्रेष्ठ कदम उठाए थे, या फिर इस कार्य में और भी कदम उठाए जा सकते थे जो इसे बहुत अच्छे परिणाम तक ले जाते थे। तो इसमें यह भी दिखना चाहिए कि क्या आपने जो कार्य किया है उसमें आपने अपना 100% दिया है, जो सर्व उत्कृष्ट जो कदम है वही आपने उठाए हैं, या आपने कोई भी कदम उठा लिए। तो इसकी भी व्याख्या आपको स्पष्ट रूप से करना चाहिए कि नहीं, मेरे सामने मान लीजिए 10 विकल्प थे और 10 विकल्प में जो नैतिक मूल्यों की दृष्टि से, जो कानून की दृष्टि से, जो संविधान के अनुसार, जो समाज के अनुसार जो सबसे उत्कृष्ट विकल्प था, मैंने वही चुना था। साथ ही साथ यह भी दिखना चाहिए कि जो आपने निर्णय लिया है वो संविधान और कानून से सुसंगत हो। अर्थात आपके निर्णय में कानून में जो भी वर्णित है या संविधान में जो वर्णित है उसके आधार पर ही आपका निर्णय होना चाहिए, इनसे परे नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ आपके निर्णय में यह देखना चाहिए कि जो आपका निर्णय है वह नैतिक संहिता और आचरण संहिता की कसौटी पे क्या खरा उतर रहा है। आपके लिए जो भी संहिताएं प्रस्तुत की गई हैं कि आपको इनके अनुसार ही कार्य करना है, और इनके अनुसार कार्य करते हुए आपने जो निर्णय लिया है, क्या वह नैतिक संहिता और आचरण संहिता की कसौटी पे सही उतर रहा है। यदि आप इस तरीके से व्याख्या कर पाते हैं तो यह व्याख्या कहलाएगी आपकी संतोषप्रद व्याख्या। अर्थात आपको कभी भी कोई कार्य सौंपा जाता है और आपके पास विवेकाधीन शक्ति है कि आपको आपके विवेक के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान है, और आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको इन आधार पर उस कार्य की व्याख्या करनी होगी कि जिस स्थिति में मैं था, उस स्थिति में मैंने जो कार्य किया है या जिस कार्य का संपादन किया है वह मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, उसके पीछे मैंने इन तर्कों का उपयोग किया था, उसमें आचरण संहिता, नैतिक संहिता का समावेशन था, उसमें जो भी निर्णय लिए गए हैं वो संविधान या कानून सम्मत थे, और आपने जो भी कदम उठाए हैं उससे अच्छे कदम नहीं हो सकते थे। आपकी नजरों में जो सर्व उत्कृष्ट कदम थे वह आपने उठाए हैं। तो ये क्या कहलाती है, संतोषप्रद व्याख्या। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तरदायित्व के प्रकार क्या होते हैं। उत्तरदायित्व तो हमने समझा कि उत्तरदायित्व ऐसा होता है, तो क्या उत्तरदायित्व एक ही प्रकार का होगा? नहीं, यह स्थिति और लोगों के अनुसार बदलता रहता है, समय के अनुसार बदलता रहता है। उत्तरदायित्व के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि जब कभी आप अपने बड़े अधिकारियों के प्रति जवाबदेही होते हैं, वो आपको कोई कार्य सौंपते हैं और वह आप कार्य करते हैं, तो उस उत्तरदायित्व का नाम अलग होगा। आप जब समकक्षों के साथ कार्य करते हैं तो उसमें जो कार्य सौंपे जाते हैं वह कार्य आप अच्छे से करते हैं, तो वह उत्तरदायित्व अलग होगा। जब आप अपने निचले अधिकारियों के साथ कार्य करते हैं, जब आप संवैधानिक तौर पर कार्य करते हैं, जब आप व्यक्तिगत तौर पर कार्य करते हैं, जब आप राजनीतिक तौर पर कार्य करते हैं, जब आप अलग अलग स्थिति में कार्य करते हैं, तो उन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उत्तरदायित्व की परिभाषा वर्णित होती है। अर्थात उत्तरदायित्व के प्रकार बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक उत्तरदायित्व होता है ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, जब अपने उच्च अधिकारी या संस्था के प्रति आप उत्तरदायित्व निभा रहे हो, अर्थात उच्च अधिकारी ने या उच्च संस्था ने आपको कुछ कार्य सौंपे हों, उन कार्यों को आप जवाबदेही या उत्तरदायित्व के साथ करते हैं, या उनके आधार पर आपकी जो अकाउंटेबिलिटी बनती है उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर उत्तरदायित्व कहा जाता है। बात आती है क्षैतिज उत्तरदायित्व की। क्षैतिज क्या होता है, समकक्ष। अर्थात जब दो समकक्ष संस्थाएं होती हैं और वह एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती हैं, वह एक दूसरे को कार्य सौंपती हैं और वह कार्य जवाबदेहिता के साथ किया जाता है, तो वह कहलाता है क्षैतिज उत्तरदायित्व।
उदाहरण में होता है जैसे कि विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के प्रति जो कार्य करती हैं, संस्थाएं दोनों ही संवैधानिक हैं, दोनों ही जब कार्य करती हैं तो दोनों को ही शक्तियां बराबर दी गई हैं और दोनों ही क्या हैं, बराबर ओहदे पर होती हैं। एक विधान बनाती है तो एक विधान का निर्णय करती है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो जब यह समकक्ष कार्य करती हैं तो यह जो एक दूसरे के प्रति कार्य करने का जो उत्तरदायित्व होता है वह उत्तरदायित्व कहलाता है क्षैतिज उत्तरदायित्व। बात करते हैं राजनीतिक उत्तरदायित्व की। राजनीतिक उत्तरदायित्व क्या कहलाता है? जब सरकार कोई भी कार्यवाही करती है ना, तो वह संसद की विधियों या संकल्पों के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात संसद में जो विधियां वर्णित हैं, जो संकल्प वर्णित हैं, यदि उन्हीं के अनुसार सरकार कार्य करती है या उसको जो जवाबदारियां सौंपी जाती हैं उसके अनुसार कार्य करती है तो उसे कहा जाता है राजनीतिक उत्तरदायित्व। बात आती है विधिक उत्तरदायित्व की। विधिक उत्तरदायित्व क्या होता है? तो जब सरकार और सरकारी कर्मचारी संविधान तथा कानून के प्रति जवाबदेही होते हैं। समझने का प्रयास करना, कानून में या संविधान में कुछ नियम वर्णित होते हैं, कुछ अनुच्छेद वर्णित होते हैं, उनके अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सरकार कार्य करती है या उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां या जो अकाउंटेबिलिटी सौंपी जाती हैं, जो उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं और उस उत्तरदायित्व के आधार पर वह कार्य करता है तो उसे कहा जाता है विधिक उत्तरदायित्व। एक होता है आर्थिक उत्तरदायित्व। आर्थिक क्या होता है? इस बात की जांच करना कि कहीं देश के कुल संसाधनों का संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा है। अर्थात कर्तव्य क्या होता है सरकार का कि देश में जो भी संसाधन है उन संसाधनों का वितरण सही तरीके से करना है और जब संसाधनों का दोहन होता है तो वह दोहन भी इस मात्रा से हो कि उनकी मात्रा कम ना हो पाए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भर हो गए और आप प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ दिया। आपको इस तरीके से दोहन करना पड़ेगा ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे। सतत विकास की अवधारणा के आधार पर आपको कार्य करना पड़ेगा। आपकी भावी पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए, उनको भी चीजें बची रहें उसको देखते हुए आपको संसाधनों का उपयोग करना होगा। इसीलिए इस आधार पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, उसे कहा जाता है आर्थिक उत्तरदायित्व। एक आता है वित्तीय उत्तरदायित्व। वित्तीय मतलब क्या होता है? यदि आपको कुछ पैसा सौंपा गया है, कहा गया है कि इसका खर्चा आपको सही तरीके से करना है, इसका लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए कि आपने जो भी धन, जो भी वित्त है आपके पास, जो भी खर्च किया है वो सही उद्देश्यों के साथ सही लोगों के लिए किया है। तो इस आधार पर आप जो कार्य करते हैं, आप जो उत्तरदायित्व निभाते हैं, उसे कहा जाता है वित्तीय उत्तरदायित्व। एक होता है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक शांति, समरसता, सौहार्द बनाए रखने के लिए जो भी आप कार्य करते हैं, यदि उसकी आप संतोषप्रद व्याख्या कर सकते हैं तो वह कहलाता है सामाजिक उत्तरदायित्व। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं उत्तरदायित्व का प्रशासन में वास्तव में लाभ क्या है। अभी हमने क्या समझा कि उत्तरदायित्व के प्रकार कितने होते हैं। बहुत सारे मैंने प्रकार बताए। बस आपको पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था किस तरीके से कार्य करती है तो उसके उस तरीके से कार्य करने पर वह जब संतोषप्रद व्याख्या प्रस्तुत करती है तो उस उत्तरदायित्व को क्या कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं उत्तरदायित्व का प्रशासन में लाभ क्या है वास्तव में। तो जब आप उत्तरदायी होंगे, आपके लिए कोई कार्य सौंपा जाएगा, कुछ वित्त आपको उपलब्ध कराया जाएगा और आप यदि कानून सम्मत कार्य करते हैं, कानून के अनुसार कार्य करते हैं तो क्या होगा? जो आपके लिए वित्त या धन सौंपा जाएगा उसका आप क्या करेंगे? समुचित उपयोग करेंगे। समुचित उपयोग कैसा करेंगे? जिस व्यक्ति को उस धन की वास्तव में आवश्यकता है उस व्यक्ति पर ही वो धन खर्च करेंगे, बाकी लोगों पर धन खर्च नहीं करेंगे। जिस योजना का लाभ जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था उस व्यक्ति को ही आप उस योजना का वास्तविक लाभ पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होगा? जो वित्तीय संसाधन है सरकार के पास, उस वित्तीय संसाधन का क्या होगा? समुचित उपयोग होगा, सही उपयोग होगा। अब जब समुचित उपयोग होगा तो इससे क्या होगा? नागरिकों का शासन और प्रशासन में क्या बढ़ेगा? सहयोग बढ़ेगा और निष्ठा बढ़ेगी। लोगों को लगेगा कि जो चीजें हमारे लिए हैं, हमारा जिन चीजों पर अधिकार है, सरकार और प्रशासन वह हमें उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारा भला हो, लोक कल्याण की दृष्टि से लगातार कार्य कर रही है। तो जब लोगों को ये लगने लगेगा कि सरकार नागरिक हितैषी है, नागरिक उन्मुखी है, जितने भी कार्य कर रही है नागरिकों के भले को ध्यान में रखकर, नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखकर कर रही है, तो नागरिकों का जो सहयोग है, नागरिकों की जो निष्ठा है, वो शासन और प्रशासन में क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और जब इस तरीके का कार्य होगा तो प्रशासन में और शासन में जो भ्रष्टाचार है, जो भाई भतीजा की भावना है, ये क्या होने लगेगी? धीरे 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 कम होने लगेगी। अर्थात भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पे क्या लगने लगेगा? अंकुश लगने लगेगा।
अब जब इस तरीके की प्रक्रिया चल रही होगी तो इससे किसकी स्थापना होगी? सुशासन की स्थापना होगी। सुशासन का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा शासन, सुसंस्कृत शासन। क्लियर है? तो सुशासन की जब स्थापना होगी तो सुशासन की स्थापना से लोक कल्याणकारी कार्य वास्तविक रूप से संभव हो पाएंगे। कल्याणकारी व नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित किया जा सकेगा, क्योंकि जब कार्य इस तरीके से हो रहे हैं, लोगों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगी? जिस राज्य की स्थापना होगी उस राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा। इससे ही नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित किया जा सकता है, जितनी भी योजनाएं हैं वो नागरिकों को ध्यान में रखकर, नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी और उनका क्रियान्वयन होगा। तो क्लियर है? तो शासन प्रशासन में क्या क्या उपयोग हैं? तो एक ही उपयोग से, मतलब जो फायदे होते हैं या जो लाभ होते हैं, एक ही लाभ से दूसरा लाभ जुड़ा हुआ होता है। यदि आप धन का समुचित उपयोग करते हैं तो उससे लोगों की निष्ठा, लोगों का सहयोग प्रशासन और शासन के प्रति बढ़ेगा, और जब शासन के प्रशासन के प्रति सहयोग बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगी, धन का समुचित उपयोग होगा, तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की भावना पर अंकुश लगेगा, और जब इस पर अंकुश लगेगा तो देश में सुशासन की स्थापना होगी, और उस सुशासन की स्थापना होने से कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी और नागरिक केंद्रित प्रशासन का निर्माण होगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये मैंने अंतर आपको पहले ही बता दिया था। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अंतर होता है? जो अकाउंटेबिलिटी होता है वह कानून सम्मत होता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो नैतिक सम्मत होता है। बस इतना सा इसमें अंतर होता है, बाकी और कुछ अंतर नहीं होता है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पारदर्शिता। यह भी एक नैतिक आधार ही है, ठीक है, प्रशासन का। पारदर्शिता, पारदर्शिता क्या होता है? सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप एक गिलास में पानी भरा हुआ है, और गिलास कैसा होता है? यदि पानी साफ स्वच्छ भरा हुआ है तो वह पारदर्शी होता है। पारदर्शी आपने पढ़ा है ना, ट्रांसपेरेंसी, मतलब जिसके एक तरफ से आप दूसरे तरफ का देख सकें। या फिर इस पानी में कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ कंकड़ पत्थर डले हुए हैं, तो वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। या फिर इस गिलास के बाहर यहां पर कुछ चल रहा है तो वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, अर्थात गिलास के अंदर और गिलास के दूसरी ओर जो भी चल रहा है, यदि आपको एक दूसरी तरफ खड़े होकर उसके दूसरी तरफ का दिखाई देता है तो वह कहलाता पारदर्शिता। प्रशासनिक क्षेत्र में यदि इस शब्द का उपयोग किया जाए तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी यही उपयोग होता है कि प्रशासन में किस तरीके की कार्यवाही चल रही है, किस तरीके के कार्य हो रहे हैं, कौन सी योजना बन रही है, किन के लिए बन रही है, जितना भी धन आया है, जितना भी वित्त वहां पर उपलब्ध है, उसका उपयोग किस तरीके से और कहां पर हो रहा है। यदि इसकी जानकारी जनता को स्पष्ट रूप से होती है तो यह क्या कहलाती है? पारदर्शिता कहलाती है। पारिभाषिक रूप से हम देख लेते हैं, पारदर्शिता क्या होती है? शासन पद्धति में नागरिकों के उस जुड़ाव से है जहां पर उन्हें शासन के प्रत्येक कार्य और निर्णयों को जानने की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। अर्थात वह जान सकते हैं कि क्या कार्य हो रहे हैं, कौन सा कार्य यदि प्रारंभ हुआ है तो कहां तक पहुंचा है, या किस कार्य में किसके लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है। प्रशासन के अंदर जो भी कार्यवाही हो रही है उसकी जानकारी से यदि जनता का सीधा जुड़ाव हो जाता है, जनता को उसके बारे में जानकारी हो जाती है या जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रताएं उनको रहती हैं, तो वह कहलाता है पारदर्शिता। पारदर्शिता जब होती है तो उससे नागरिक और प्रशासन के मध्य क्या होती हैं? दूरियां कम होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि नागरिकों का रुख प्रशासन की ओर होने लगता है, प्रशासन की कार्यवाहियों में वह रुचि लेने लगता है, वह दिन प्रतिदिन की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें प्रशासन की कार्यवाही को ध्यान में रखने लगता है। वह देखने लगता है कि कौन सी कार्यवाही कहां तक पहुंची है और किस कार्यवाही में किसको लाभ है, किसको फायदा है, कौन सी कार्य लोक कल्याण की दृष्टि से हो रहा है, कौन सा कार्य लोक कल्याण की दृष्टि से नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा? शासन और प्रशासन के मध्य जो दूरियां हो गई थी वो दूरियां धीरे धीरे क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं। कल्याणकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है जब लोगों को पता होता है कि कौन सी योजना निकली है, किसके लिए निकली है, कितना धन है। जब हर कार्य पारदर्शिता के साथ होगा, निष्पक्ष रूप से होगा, तो इससे क्या होगी? राज्य में लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सफल तरीके से चलेंगे, सफल तरीके से उनका क्रियान्वयन होगा। चलिए हम बात करते हैं पारदर्शिता को सुनिश्चितता किन प्रकारों से की जा सकती है, किन आधार पर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। तो देखिए, पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया गया है, बहुत सारे विनियम बनाए गए हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा कानून आया था जिसे कहा गया था RTI 2005 या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जैसे ही लाया गया था तो इसने पारदर्शिता को बहुत हद तक आगे बढ़ाया था। कैसे बढ़ाया था? सूचना के अधिकार अधिनियम में किसी भी व्यक्ति के लिए यह अधिकार होता है, यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि कौन सा कार्य कहां पर चल रहा है, कहां तक उसकी उन्नति हुई है, किस तरीके से वह कार्य किया जा रहा है। इसमें आपको आरटीआई फाइल करनी होती है। आरटीआई में निर्धारित समय दिया जाता है कि यदि आप कोई भी सूचना मांगते हैं तो 30 दिन के अंदर जो सूचना अधिकारी होता है वह उस विभाग से संबंधित सूचनाएं आपको उपलब्ध कराएगा। यदि किसी व्यक्ति के जन्म मरण से संबंधित कोई सूचना होती है तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं या गलत सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो अधिकारी के लिए आर्थिक और शारीरिक दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो इससे क्या होता है, हर प्रशासनिक अधिकारी पर जवाबदेहिता बढ़ती है, उत्तरदायित्व बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि उसको यह कार्य निश्चित निर्धारित समय के अंतर्गत करके देना है। और लोगों के अंदर भय भी रहता है कि यदि हम प्रशासन के किसी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे हैं और यदि किसी व्यक्ति ने उससे संबंधित जानकारी मांग ली तो यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह क्या हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। बहुत सारी जगह देखा भी गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम जो कानून था 2005, इसका उपयोग करके लोगों ने कई जगह के भ्रष्टाचारों को उजागर भी किया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या करता है, पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कंपनी अपने जो कार्मिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, किस तरीके का कार्य होगा, कितना हार्डवर्क होगा, कितना नहीं होगा, कितने घंटे कार्य होंगे, सब कुछ उसमें लिखित रूप में उनको उपस्थित कराता है। क्या क्या उनको सुविधाएं दी जाएंगी, ये सारी चीजें उसमें वर्णित होती हैं, जिससे कंपनी के कार्यों में क्या आती है, पारदर्शिता आती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और ई गवर्नेंस के माध्यम से भी सुनिश्चितता की जाती है पारदर्शिता की। ई गवर्नेंस के माध्यम से बहुत सारे सरकारी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है और जिनकी जानकारी लोग घर बैठकर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि किसी को आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण, कोई भी प्रमाण पत्र बनाना है तो उसको घर बैठे ही पता चल जाता है कि कौन से प्रमाण पत्र में कितनी फीस लगेगी और कितने दिनों के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र बन जाएगा। दूसरा, उसके अप्लाई करने का जो भाग होता है तो वह घर बैठे ही उसे अप्लाई भी कर सकता है, अर्थात घर बैठे ही वह उस दस्तावेज को बनवा सकता है और उसके पास सारी जानकारी भी उसको उपस्थित हो जाती हैं और इसके माध्यम से भी पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। जागरूक मीडिया के माध्यम से, जब मीडिया जागरूक होती है तो यह शासन के हर कार्य में हस्तक्षेप करती है, लोगों को बताती है कि कहां पर कौन सा कार्य कितनी प्रगति से चल रहा है, कहां पर किस कार्य में भ्रष्टाचार लिप्त है या किस कार्य में मंदी बरती जा रही है या यहां पर सही तरीके से कार्य नहीं चल रहा है। तो इससे भी क्या होता है, लोगों को उस कार्य को जानने में सहायता मिलती है। तो जागरूक मीडिया भी क्या करती है, पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। सतर्कता संस्थाएं, सतर्कता संस्थाएं क्या करती हैं, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होता है वहां पर जांच पड़ताल कर लेती हैं और जांच करके वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर कर देती हैं। अर्थात जो सतर्कता संस्थाएं हैं वह भी क्या करती हैं, पारदर्शिता को सुनिश्चित करती हैं। न्याय प्रक्रिया को त्वरित, सरल और समुचित बनाकर, यदि न्याय प्रक्रिया बहुत सरल बन जाती है, त्वरित बन जाती है, त्वरित का मतलब तुरंत आपको न्याय मिलने लगता है, सभी लोगों को मिलने लगता है, तो इस प्रकार से यदि हम न्याय प्रक्रिया का निर्माण कर दें तो यह भी क्या करेगी, पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। सामाजिक लेखा परीक्षण, यदि किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को या किसी संस्था को कोई वित्त उपलब्ध कराया जाता है तो उसका एक अकाउंट होता है, लेखा जोखा होता है कि कितना पैसा उसके पास आया है, कितना पैसा उसने किस योजना पे किस कार्य में खर्च किया है, क्या वास्तव में वह पैसा वहां पर उतनी ही मात्रा में खर्च होना था या उसमें कुछ कटौती की जा सकती थी या फिर कोई अनर्गल तरीके से कहीं पर और वह पैसा खर्च किया गया है। तो उस लेखा जोखा की यदि जांच सही तरीके से की जाती है तो उसके आधार पर भी पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाती है। तो ये 7 तरीके होते हैं जिसके आधार पर पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाता है। और भी तरीके होते हैं लेकिन प्रमुख तरीकों में हम इनको ही देखते हैं। आगे बात करते हैं प्रशासन में नैतिकता लाने के वास्तव में उपाय क्या क्या हैं। आखिर प्रशासन में किस तरीके से हम नैतिकता का समावेशन कर सकते हैं। तो कई बार मैं बता चुका हूं कि सबसे बड़ी समस्या प्रशासक के सामने आती है वेतन की। उसे सही तरीके का वेतन नहीं मिलता है, प्राइवेट कंपनियों की अपेक्षा उसे कम वेतन मिलता है, कम सुविधाएं मिलती हैं, जिसके कारण वह कहां जाता है, भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख हो जाता है। यदि उसे सही तरीके का
सही तरीके की कार्मिक सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे कि वेतन, आवास, इस तरीके की यदि उन्हें सुविधाएं सही तरीके की उपलब्ध हों तो उसमें क्या हो जाएगा, नैतिकता का समावेशन होगा। नैतिकता का समावेशन से मतलब होता है कि उसे जो भी कार्य सौंपे जाएंगे वह उस कार्य को पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा के साथ संपादित करेगा। और यदि उसे सही तरीके की सुविधाएं नहीं होती हैं, जितना वह कार्य कर रहा है उस कार्य के अनुपात में उसे प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो वह कहां भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख होगा कि नहीं होगा। यदि हमें भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख से रोकना है तो सबसे पहला मुख्य कार्य होता है उसकी कार्मिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए, उसे सही तरीके का वेतन, सही तरीके का आवास, सही तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। जो बार बार हस्तक्षेप होते हैं प्रशासन में, लोगों से कोई कार्य जबरदस्ती कराया जाता है, प्रशासन से कोई कार्य जबरदस्ती कराया जाता है, तो यदि हम उन हस्तक्षेपों को रोक दिया जाए तो प्रशासन जो होता है वह अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। तो अनावश्यक जो हस्तक्षेप है उन्हें समाप्त कर कर भी हम प्रशासन में क्या ला सकते हैं, नैतिकता का समावेशन कर सकते हैं। स्वास्थ्य परंपराओं का निर्माण करके, स्वास्थ्य परंपराओं से मतलब होता है कोई भी कार्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा के साथ समापन हो, उसका समापन हो, उसमें करुणा, दया, इन सभी का समावेशन होना चाहिए। और इन आधार पर यदि कोई निर्णय लिया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो यह जो परंपराएं हैं जिनके आधार पर यह कार्य किया जा रहा है उन्हें कहा जाता है स्वास्थ्य परंपराएं। यदि एक प्रशासक के अंतर्गत हम नैतिक मूल्यों का समावेशन कर दें, उसे बता दें कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए, उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यदि इस तरीके का स्वास्थ्य हम परिवेश या परंपराएं हम विकसित कर देते हैं तो वह है उसके अंदर जो है नैतिकता का समावेशन हो जाएगा। श्रेष्ठ आचरण संहिता का निर्माण करके, यदि आचरण संहिता को इस तरीके से बना दिया जाए कि जिसमें नैतिकता का समावेशन परिपूर्ण तरीके से हो, तो इसके आधार पर भी प्रशासन में क्या लाई जा सकती है, नैतिकता को लाया जा सकता है, नैतिकता का समावेशन किया जा सकता है। नियम उल्लंघन पर समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर, यदि कोई प्रशासक नैतिक नियम के आधार पर उल्लंघन करता है या फिर कोई भी कार्यवाही का अनुचित उपयोग करता है या अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है, तो उस पर क्या होना चाहिए, यदि कोई भी ऐसा कार्य करता है जो नियमों का उल्लंघन करता हो या फिर अनुचित कार्य करता हो, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए, उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि जब तक प्रशासक में भय नहीं होगा वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर कार्य नहीं करेगा, और जब तक वह कार्य नहीं करेगा तब तक उसमें नैतिकता का समावेशन नहीं होगा। और यदि उसका डर होगा, उसके अंतर्गत कानून सम्मत कार्य करने का डर होगा कि यदि हम कानून के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हमें दंड भी भोगना पड़ेगा, इससे हमारी नौकरी पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तो वो उसके कार्यों में नैतिकता का समावेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसीलिए सरदार पटेल ने एक कथन कहा था, उस कथन की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। वो कहते हैं कि एक प्रशासक का जो हृदय है वह कहां होना चाहिए, उसके मस्तिष्क में होना चाहिए। अर्थात जब भी वह निर्णय ले तो वह तर्कों के आधार पर ले और तर्क वितर्क करके, संसाधनों को इकट्ठा करके, तथ्यों को इकट्ठा करके निर्णय ले, तो वह निर्णय कैसा होगा, कानून सम्मत होगा, निर्णय सही होगा, उन निर्णय में नैतिकता का समावेशन होगा। आइए हम समझते हैं नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा को, कि वास्तव में नैतिक तर्क क्या है और नैतिक दुविधा क्या है, और नैतिक दुविधा से आखिर किस तरीके से निकला जाता है। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नैतिक तर्क को, समझेंगे नैतिक तर्क क्या होता है, फिर हम समझेंगे नैतिक दुविधा को, और फिर उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जब नैतिक दुविधा की स्थिति आ जाती है तो उसे हमें कैसे निपटना चाहिए, किस तरीके के हम निर्णय लें ताकि हम नैतिक दुविधा के समय भी बहुत अच्छे निर्णय ले सकें जिनका परिणाम बहुत ही सकारात्मक सिद्ध हो सके। चलिए समझते हैं नैतिक तर्क को। नैतिक तर्क क्या होता है? तो नैतिक मूल्यों पर आधारित वे तर्क जो नैतिक दुविधा से बाहर निकलने हेतु अभिकर्ता द्वारा संबंधित नैतिक परिस्थितियों पर लागू किए जाते हैं। तो कैसे तर्क? ऐसे तर्क जो अभिकर्ता द्वारा नैतिक दुविधा से बाहर निकलने के लिए एक विशेष समय में, है ना, एक कोई विशेष समय होता है जब एक ऐसी परिस्थिति होती है जब उसके सामने नैतिक दुविधा होती है, नैतिक दुविधा के समय वह निर्णय नहीं ले पाता है और उस निर्णय को लेने के लिए वह कुछ तर्कों का उपयोग करता है। तो वह तर्क, जिन तर्कों का उपयोग किया जाता है उस समय, उन तर्कों को कहा जाता है नैतिक तर्क। अर्थात नैतिकता के आधार पर आप जिन तर्कों का उल्लेख करते हैं या जिन तर्कों को आप अपनाते हैं और वे तर्क आपको नैतिक दुविधा से बाहर निकलने में सहायता करते हैं, ऐसे तर्कों को कहा जाता है नैतिक तर्क। नैतिक तर्कों में आता है, नैतिक तर्कों में आधारभूत भूमिका कौन कौन से मूल्य निभाते हैं? तो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, ये क्या करते हैं? एक मूल्य आधार निभाते हैं।
आपको नैतिक दुविधा से बाहर निकलने में। नैतिक तर्क की प्रक्रिया क्या है या मूल्य विमर्श के विविध आयाम क्या क्या होते हैं, हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुसार सही और गलत आचरण का निर्धारण करना, सबसे पहले क्या होगा, आप किस तरीके से नैतिक तर्क का निर्धारण करेंगे उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि समाज में जो भी नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों का आप समावेशन करेंगे, नैतिक मूल्यों को आप उकेरेंगे, नैतिक मूल्यों को आप जानेंगे और नैतिक मूल्यों के आधार पर आप इस निर्धारण पर पहुंचेंगे कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही आचरण का निर्धारण कर रही है, कौन सी चीज गलत आचरण का निर्धारण कर रही है। क्लियर है। पहले सबसे पहले क्या, समाज में प्रचलित मूल्यों के आधार पर जब आप यह निर्धारण कर लेते हैं, सामाजिक मूल्यों के आधार पर या समाज में प्रचलित मूल्यों के आधार पर कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, फिर उसके बाद आप जो निर्धारित आचरण है उसकी नैतिक तत्वों जैसे मूल्यों से तुलना करते हैं, है ना। अब आपने समाज में प्रचलित मूल्यों को निकाल लिया, समाज में प्रचलित मूल्यों के आधार पर यह देख लिया कि कौन से आचरण सही हैं कौन से गलत हैं। अब उसके आधार पर उन आचरणों की आप तुलना किससे करोगे, आप नैतिक मूल्यों से करोगे। नैतिक मूल्य जैसे नैतिक तत्व जैसे ईमानदारी, खुलापन, सत्यनिष्ठा, इनके आधार पर कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके आधार पर आप तुलना करोगे। फिर आप जो आप मूल्य को स्वीकार करते हो, स्वीकार किए गए तर्कों का अंगीकरण की प्रक्रिया में नैतिक रूप से समाज में स्वीकार्य विकल्पों का चयन किया जाएगा। मतलब जब आप उनको स्वीकार करोगे, उनको अंगीकार करोगे, तो आप तर्कों के आधार पर देखोगे कि वास्तव में यही तर्क इस परिस्थिति में उपयुक्त हैं या नहीं। यदि उपयुक्त हैं तो आप उसका अंगीकार करोगे और यदि उपयुक्त नहीं है तो आप उसे क्या कर दोगे, डिनाय कर दोगे, उसको आप छोड़ दोगे। क्लियर है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो समाज में प्रचलित मूल्य हैं उनको पहचानना होगा, उनके आधार पर यह निर्धारण करना होगा कि कौन सी चीज उचित है कौन सी चीज अनुचित है, कौन से मूल्य उचित हैं कौन से अनुचित हैं। और जो उचित मूल्य हैं उनको आप लाएंगे तो उन उचित मूल्यों का भी आपको परीक्षण करना होगा नैतिक मूल्यों के आधार पर। नैतिक मूल्य में जैसे कि खुलापन है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा, इनके आधार पर जब इनके आधार पर आप निर्णय कर लोगे, उन मूल्यों को निकाल लोगे, तो उन मूल्यों को आप तर्कों की परिपाटी पर भी परखने का प्रयास करोगे कि वास्तव में ये तर्कों के आधार पर इस परिस्थिति में लागू किए जा सकते हैं या नहीं। और वास्तव में यदि वह लागू किए जा सकते हैं तो उन्हें आप क्या कर लोगे, आत्मसात कर लोगे। नैतिक तर्क की भूमिका होती क्या है या नैतिक तर्क की उपयोगिता क्या होती है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नैतिक तर्कों से क्या होता है, समाज को फायदा पहुंचाने वाले विकल्पों और समाज को हानि पहुंचाने वाले विकल्पों को पहचानने में मदद मिलती है। हमने वैसे ही देखा है कि जब समाज में प्रचलित मूल्यों को हम जो नैतिक तर्क होते हैं उनकी परिपाटी के आधार पर जब परख लेते हैं तो इससे क्या हमें यह पता चल जाता है कि कौन से मूल्य समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं और कौन से मूल्य समाज को हानि पहुंचा सकते हैं। आप इनका निर्धारण कर लेते हैं। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, नैतिक तर्क की सहायता से लोक सेवक अपने कार्य की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं। जब नैतिक तर्क आपके सामने आ जाते हैं तो नैतिक तर्क के आधार पर आपको जो कार्य सौंपे जाते हैं, जो जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, उनको आप सही तरीके से कर पाते हो, सही परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हो। इससे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है तथा समाज में शांति, सौहार्द और समानता निर्मित करने में भी सहायता मिलती है। क्लियर है। क्या क्या है, सबसे पहले इससे यह पता चल जाता है कि समाज को कौन से तर्क फायदा पहुंचाएंगे कौन से नुकसान पहुंचाएंगे, आप इसका निर्धारण कर लेते हो। जो फायदा पहुंचाएंगे उनको आप आत्मसात कर लेते हो, उनके अनुसार आप कार्य करते हो। जब आपको कोई कार्य सौंपा जाता है, कोई जवाबदारी आप पर सौंपी जाती है तो उसका आप बेहतर तरीके से निर्धारण कर पाते हो, उसका कार्यान्वयन बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नैतिक तर्क की क्षमता आ जाती है। आप सही समय पर कौन से तर्कों का निर्धारण करना है, किन तर्कों के आधार पर निर्णय लेना है, आप इसका डिसीजन कर पाते हैं, इसका निर्णय ले पाते हैं। इससे जो सामाजिक लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। और जब आप सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो समाज में शांति, सौहार्द, समानता निर्मित हो जाती है, इनका समावेशन हो जाता है। आइए हम समझते हैं कानून को कि कानून क्या होता है। तो कानून आपने साधारण सी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में देखा होगा, बार बार बोला जाता है कानून का पालन करो, कानून का पालन नहीं करोगे तो आपको सजा मिलेगी। सजा कोई भी प्रकार की हो सकती है, चाहे शारीरिक हो या आर्थिक हो, कोई भी हो। तो आपको एक डर बनाया जाता है कि आपको इसके अनुसार चलना है। तो आप सोचिए कानून बनाया क्यों जाता है।
आपने देखा होगा कि आपके लिए आपके संविधान के अलावा आईपीसी का निर्माण किया गया है, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया है, सीआरपीसी का निर्माण किया गया है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया दी जाती है कि आप यदि कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए क्या क्या दंड दिया जाएगा, उसकी प्रोसेस कैसी कैसी होगी, क्या न्यायालय करेगा, क्या पुलिस करेगी। तो उसके अंतर्गत एक प्रक्रिया बनाई जाती है और उसमें कुछ सेक्शंस होती हैं, कुछ धाराएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है कानूनी धाराएं। तो कानून क्या होता है, कानून क्यों बनाया जाता है, तो समझने का प्रयास करना। कानून समाज में शांति सौहार्द की स्थापना करने के लिए बनाया जाता है। यदि कानून नहीं होगा तो हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार कार्य करेगा, हर व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रताओं को छीनने का प्रयास करेगा, हर व्यक्ति अपने ही बारे में सोचेगा, किसी और की भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। इससे क्या होगा, इससे समाज में समरसता का निर्माण नहीं होगा, समाज में असंतोष का माहौल बन जाएगा। और समाज में असंतोष का माहौल ना बने, समाज में शांति निर्मित रहे, लोगों में एक डर की भावना हो कि यदि हमने इस नियम के विरुद्ध कार्य किया तो हमें इस प्रकार की सजा मिल सकती है, और यदि हमने इस नियम के अनुसार कार्य किया तो हमें इस प्रकार की सजा मिल सकती है। तो जब आपके मन में एक डर बनाकर एक नियम बना दिया जाता है कि इस नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, यदि इस नियम का पालन नहीं होगा तो सजा का प्रावधान होगा, और यदि इस नियम का पालन होता है तो समाज में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा, तो वह नियम ही कानून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कानून कहलाते हैं। समझते हैं पारिभाषिक दृष्टि से राज्य द्वारा अधिरोपित वे मान्यताएं जिनका उल्लंघन करने से समाज में अव्यवस्था व अराजकता उत्पन्न हो जाए, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है एवं उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है, क्या कहलाते हैं, कानून कहलाते हैं। समझ में आया। क्या है कि राज्य द्वारा अधिरोपित वह मान्यताएं जिनका उल्लंघन करने पर समाज में क्या फैल जाएंगी, अव्यवस्था फैल जाएंगी, समाज में अराजकता फैली जाएगी, समाज में दंगे होने लगेंगे, चोरी चकारी बढ़ जाएगी। और यदि इनका पालन, इसीलिए इनका पालन कैसा बना दिया जाए, अनिवार्य बना दिया जाता है। कहा जाता है कि यदि आप उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए दंड का प्रावधान है। तो इस तरीके के जो भी नियम बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कानून कहा जाता है। कानून का वरीयता क्रम होती है, जैसे कि कानून सबसे ऊपर रखा जाता है, कानून के नीचे आता है नैतिक तर्क, और नैतिक तर्क के नीचे आता है व्यक्तिगत अधिकार। समझ में नहीं आया होगा कि क्या चीज है, मैं समझा देता हूं। देखिए, जब भी आप निर्णय ले रहे होते हैं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब भी आप निर्णय लेंगे तो निर्णय लेते समय आपको सबसे पहले मन में एक ही बात रखनी है कि सबसे पहले वरीयता आपको किसको देनी है। आपके सामने कई बार ऐसा होगा कि व्यक्तिगत अधिकार आएंगे, कई बार ऐसा होगा कि नैतिक तर्क भी आपके उपस्थित होंगे। आप नैतिकता के आधार पर जब निर्णय लेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये चीज बहुत अच्छी है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सामने कानून होगा। अब आपके सामने एक दुविधा आ जाती है कि आप किसका पालन करें। जैसे कि हम बहुत अच्छा उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए तीनों को एक साथ मिक्स करके चलते हैं ना। मान लीजिए कि आप प्रशासन की तैयारी कर रहे थे, है ना, प्रशासनिक तैयारियां कर रहे थे, पीएससी की तैयारी कर रहे थे। तैयारी करते वक्त बहुत सारी विविधाएं आपके सामने आते हैं, बहुत सारे लोग आपको हतोत्साहित करते हैं, बहुत सारे लोग आपकी पढ़ाई में बाधा बनते हैं। वो सोचते हैं कि अधिकारी ना बन पाए, लेकिन आप अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, आप अधिकारी बन गए। आप अधिकारी बनकर मान लीजिए आपको मजिस्ट्रेट की पावर मिल जाती है, और मजिस्ट्रेट की पावर जैसे ही मिलती है और आपके सामने एक भूमि का विवाद आता है, जिसमें एक पक्ष में वही व्यक्ति है जिसने आपको बहुत परेशान कर रखा था, और एक पक्ष में कोई और व्यक्ति है, मान लीजिए आपका सगा संबंधी है या आपकी भलाई करने वाला व्यक्ति है। दो व्यक्तियों को हम मान लेते हैं, ए आपका सगी संबंधी है जो आपकी भलाई करना चाहता है, और बी क्या है, आपका आपको परेशान करने वाला था, जिसने आपकी पढ़ाई में बहुत अवरोध उत्पन्न किए हैं। अब आपको निर्णय लेना होता है। कानून में एक प्रक्रिया लिखी हुई है कि यदि कोई विवाद आता है तो आपको सबसे पहले तर्कों के आधार पर सभी की सुनवाई करनी होगी। सुनवाई के आधार पर जिसके पक्ष में जिसके पक्ष में जितना अधिक उसका पक्ष भारी होगा उसके पक्ष में निर्णय जाएगा, जिसका पक्ष भारी नहीं होगा उसके पक्ष में निर्णय नहीं जाएगा। अर्थात सबूतों के आधार पर आपको निर्णय लेना है। लेकिन आपको पता है कि ये से आपकी दुश्मनी है, आपके एक व्यक्तिगत अधिकार है, खुद का फायदा है। ए वाला बंदा आपको फायदा देता है कि भाई साहब ये पैसे रख लो और जो निर्णय है आप हमारे पक्ष में दे दो। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कानून को उल्लंघन करके, कानून का उल्लंघन करके व्यक्तिगत अधिकार का फायदा उठाकर, क्यों, निर्णय आपको लेना है, अधिकार आपको दिए गए हैं, आप उसका फायदा अपने पक्ष में ले लेते हैं, या जिससे फायदा मिल रहा है उसके पक्ष में निर्णय ले लेते हैं। तो एक तो ये स्थिति होती है। दूसरा ऐसी स्थिति होती है कि आपको मान लीजिए अधिग्रहण करने के लिए भेजा गया है, वहां पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, बहुत सारे गरीब लोग रह रहे हैं। यहां से एक 4 लाइन रोड निकलनी है, हाईवे रोड निकलनी है। अब यहां से हाईवे जा रही है, झुग्गी झोपड़ियां आपको हटवानी है।
यहां पर नैतिक तर्क आता है कि यार इनको यदि हम हटवा देंगे तो ये तो गरीब लोग हैं, इनके पास ना तो कोई जमीन है ना तो पैसा है, कहां जाके रहेंगे। आप नैतिकता के आधार पर सोचने लगे कि नहीं यार रोड तो ऐसा थोड़ा खिसक के बनवा दो इसको, इन व्यक्तियों के भलाई के बारे में सोच लो। लेकिन कानून में आपको लिखा है कि जो आपको आदेश दिए गए उनका पालन करना है। यदि आपको आदेश दिया गया है कि अतिक्रमण हटाना है तो आपको क्या करना चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए। लेकिन आपके सामने फिर विवाद आता, फिर समस्या आती है कि आप कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे या नैतिक तर्क के, और आप यहां पर नैतिक तर्क को चुन लेते हैं। तो यह वरीयताक्रम क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। आप नैतिकता के आधार पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, आप कानून संबंध निर्णय नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वरीयताक्रम में सबसे ऊपर कानून रहेगा। यदि कानून में कुछ लिखा हुआ है तो आपको उसका ही पालन करना है, चाहे उससे किसी का अहित हो रहा हो या किसी का हित हो रहा हो। आपको निर्णय लेना है कानून सम्मत, जो भी कानून में लिखा गया है उसके अनुसार ही निर्णय लेना है। जैसे कि चोरी, चाहे आप एक पेंसिल चुराते हैं या एक डाका डालते हैं, चोरी की सजा चोरी होती है, लेकिन उसकी एक प्रकृति के आधार पर कुछ दंड का निर्धारण होता है। लेकिन आपने बोला कि नहीं बस पेंसिल ही तो चुराई है, छोड़ दो इसको, तो यह कानून सम्मत निर्णय नहीं होगा। कानून में सजा का प्रावधान है कि यदि आपने चोरी की है तो आपको सजा मिलेगी। हाँ, सजा की प्रकृति अलग हो सकती है लेकिन आपको सजा देनी होगी। क्लियर है? तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे ऊपर रहेगा कानून। यदि कोई अपराध करता है तो ना तो आपको वहां पर नैतिक तर्क का उपयोग करना है, ना ही व्यक्तिगत अधिकार का उपयोग करना है, आपको कानून सम्मत ही चलना है। लेकिन यदि कोई कानून नहीं है तो वहां पर आप वरीयता देंगे नैतिक तर्क को। नैतिकता के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं, वहां पर आप व्यक्तिगत अधिकार को वरीयता नहीं देंगे। और मान लीजिए कानून भी नहीं है, नैतिक तर्क नहीं है, फिर वहां पर आप व्यक्तिगत अधिकार को वरीयता दे सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर कौन आता है? कानून आता है। क्लियर है? चलिए हम समझते हैं नैतिक दुविधा को। नैतिक दुविधा क्या होती है? तो देखिए, इसकी परिभाषा इस शब्द से ही निर्धारित होती है। नैतिक दुविधा मतलब आपके सामने ऐसी दुविधा आ गई है कि आप नैतिकता के आधार पर निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं और वो सारे के सारे विकल्प नैतिकता के आधार पर खरे उतरते हैं। आपको उनमें से कोई एक विकल्प चुनना है, लेकिन वो विकल्प आप चुन के आपको पूर्ण संतुष्टि का भाव नहीं हो रहा है। मान लीजिए जैसे आपके पास सत्य, अहिंसा जैसे दो मूल्य हैं, दो मूल्यों में से कोई एक मूल्य आपको चुनना है, लेकिन आप उन मूल्यों में से किसी एक मूल्य को नहीं चुन पा रहे। आप सत्य को चुन रहे हैं तो वहां पर अहिंसा का उल्लंघन हो रहा है। यदि आप अहिंसा को चुन रहे हैं तो सत्य का उल्लंघन हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने यह समस्या है कि आप किस मूल्य को वरीयता दें। तो यह जो समस्या आपके सामने आती है यह कहलाती है नैतिक दुविधा। यहां पर आप डिनाई नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं इसमें से किसी को नहीं चुनता। आपको चुनना ही पड़ेगा। इस चीज की आपके ऊपर बाध्यता है कि दो विकल्पों में से आपको एक विकल्प जरूर ही चुनना है। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण इस विषय के रूप में हम ले लेते हैं। एक आता है सत्य, एक आता है अहिंसा, है ना। एक आता है सत्य और एक आता है अहिंसा। सत्य और अहिंसा, तो यहां समझने का प्रयास करना। मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं दे चुका हूं, उसी उदाहरण को फिर से रिपीट करता हूं कि मान लीजिए आप एक तिराहे पर खड़े हुए हैं, ये तिराहा है, आप यहां पर खड़े हुए हैं। एक गाय का हत्यारा गाय को मारने के लिए जा रहा है। चलो गाय को छोड़ देते हैं, हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं, है ना। एक लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, आप यहां पर खड़े हुए थे, वो लड़की इस रास्ते से निकल जाती है, पीछे से गुंडे आते हैं पीछा करते हुए आते हैं और आपसे पूछते हैं कि वो लड़की किस ओर गई है। अब आपके सामने दो चीजें हैं, या तो आप सत्य बोलते हैं तो वह जो गुंडे हैं, जो व्यक्ति हैं, वह उस औरत के साथ प्रताड़ना कर सकते हैं, उस औरत के साथ कुछ गलत कृत्य कर सकते हैं, तो उससे हिंसा बढ़ेगी। तो आपने यहां पर अहिंसा के मूल्य को त्याग दिया। और मान लीजिए आप उस औरत को बचाने का काम करते हैं तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, यहां पर आप सत्य को त्याग देंगे। अब आपके सामने दो मूल्य आ जाते हैं, एक सत्य और एक अहिंसा का, कि आप क्या करेंगे, है ना। एक और आ जाता है, एक आता है हत्या और एक आ जाता है अहिंसा। दो मूल्य। मान लीजिए कोई गाय है, किसी गाय ने एक जो विस्फोटक होता है, मान लीजिए वो किसी सुअर को मारने के लिए रखा गया था और वो गाय वो विस्फोटक खा के आ जाती है और उसका पूरा जबड़ा फट जाता है, वो आपके सामने डली हुई कराह रही है। अब आपके सामने आता है हत्या, या तो आप उस गाय को मार दें, लेकिन आप उस यदि गाय को मारते हैं तो आपके ऊपर हिंसा का कृत्य आ जाएगा, मतलब यहां पर आपने अहिंसा को छोड़ दिया। और मान लीजिए आप अहिंसा को देख रहे हैं कि नहीं हमें किसी को मारना नहीं है, तो आप उसकी हत्या नहीं करेंगे, आप उसको कराहता हुआ देखेंगे।
अर्थात आप उसका दर्द दुख झेल रहे हैं, उसको दर्द दुख जो वो झेल रही है उसको आप देख रहे हैं। सहनशीलता की एक सीमा होती है जो हर व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन उससे यदि परे हो जाए उसका कष्ट तो उसे मुक्ति दे देना चाहिए। लेकिन यहां पर हत्या की जगह हम कानून ले लेते हैं। कानून में लिखा हुआ है कि किसी को सुसाइड का अधिकार नहीं है, ठीक है, किसी को खुदकुशी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि वो व्यक्ति करा रहा है, तकलीफ में है, वो चाहता है कि मुझे मरना है, लेकिन आप कानून के अनुसार चलते हैं तो आप हिंसा को छोड़ देते हैं, और आप हिंसा के अनुसार चलते हैं तो आप कानून को छोड़ देते। तो इस समय जब आपके मध्य विवाद आता है तो उस समय पे आप किस तरीके का निर्णय लेंगे? ये क्या होती है? नैतिक दुविधा होती है। आपके सामने बहुत सारे विकल्प आते हैं, लेकिन विकल्पों में से किसी एक को चुनना मुश्किल होता है। यदि आप चुन भी लेते हैं तो आपको आत्मसंतुष्टि का भाव उत्पन्न नहीं होता है। यह कहलाती नैतिक दुविधा। पारिभाषिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। वह स्थिति जब व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक विकल्प हों और वे विकल्प पूर्णतः एक दूसरे से अलग हों, अर्थात उन्हें साथ साथ ना चुना जा सकता हो। मतलब दोनों विकल्पों को एक साथ नहीं चुना जा सकता, किसी एक विकल्प को आप चुन सकते हैं, परंतु किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य हो, अर्थात निर्णय टाला ना जा सकता हो, और सारे विकल्प ऐसे हों कि किसी भी विकल्प को चुनकर पूर्ण संतुष्टि का भाव ना मिलना। तो इस स्थिति में आपके सामने जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है नैतिक दुविधा। आप नैतिकता के आधार पर दुविधा में फंस जाते हैं। अब बात करते हैं जब ये दुविधा आती है तो उसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसका समाधान तो उपस्थित होता है। तो नैतिक दुविधा का समाधान हम कैसे करेंगे, कैसे हम इस नैतिक दुविधा से बाहर निकलेंगे? तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि कोई निश्चित कानून है या नहीं। अगर कानून है किंतु पर्याप्त नहीं है तो यह देखना चाहिए कि उसके संदर्भ में कोई नियम या विनियम है या नहीं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था वरीयता किसको देनी चाहिए? कानून को। और मान लीजिए कानून है ही नहीं, या कानून है लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है कि उस चीज की व्याख्या हो सके, तो फिर आप देखेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है। और यदि नियम भी नहीं है तो फिर आप देखेंगे क्या सरकार ने ऐसा कोई विनियम बनाया है जो उसकी पूर्ण तरीके से व्याख्या कर पाए। तो आपको इन चीजों को देखना है। और यदि ये चीज भी नहीं है, ठीक है, यदि इन चीजों को पढ़कर एक सार निकलता है, यदि इन सभी को मिलाकर पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति में अधिकारी का एक निश्चित कर्तव्य बनता है कि उसको इस तरीके से कार्य करना है, तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उस कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। क्लियर है? चाहे वह कर्तव्य व्यक्तिगत मूल्यों के खिलाफ ही क्यों ना हो। क्लियर है? किन किन को? कानून को, नियम को और विनियम को, इनको समझना पड़ेगा। इनके अनुसार यदि उसको लगता है कि कोई चीज वर्णित है या इनको मिलाकर पढ़ने से लगता है कि नहीं ये चीज है और इसके आधार पर एक व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, तो उस व्यक्ति को उस कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, चाहे वह व्यक्तिगत मूल्यों के खिलाफ ही क्यों ना हो। क्योंकि अभी मैंने जस्ट पहले यहां पर आपको वरीयता क्रम में बताया था कि सबसे नीचे व्यक्तिगत मूल्य आते हैं, उसके बाद नैतिक तर्क आते हैं और सबसे ऊपर आता है कानून। और हमने देखा कि कानून, यदि कानून सम्मत है, नियम है, विनियम है, तो आपको उसके अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार की हर शिकायत को लिखित रूप में ऊपर भेजना अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, अगर इसका उल्लंघन होने पर उसे भी भ्रष्टाचार में शामिल माना जाएगा, तो उसे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थितियां कैसी भी हो उसकी शिकायत ऊपर भेजनी होती है। सरल सी बात है। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपने पकड़ा उसको किया भ्रष्टाचार में लिप्त है, और कानून में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी लिखित सूचना आपको ऊपर भेजनी है। तो यहां पर चाहे उसने भ्रष्टाचार कितना भी छोटी मात्रा में किया हो, चाहे कितने भी बड़ी मात्रा में किया हो, या उसकी परिस्थितियां ऐसी फंस गई हो कि उसे मजबूरी में आकर वह भ्रष्टाचार करना पड़ रहा हो, कुछ भी स्थिति हो, आपका सबसे पहले कर्तव्य बनता है उसकी लिखित सूचना ऊपर पहुंचाई जाए। हाँ, यहां पर एक ये है कि आप जब भी उसका मत प्रस्तुत करते हैं, जब भी उस पर जांच होती है और जांच में आप उपस्थित होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, क्या यह सही मायने में सही है, क्या इसे सजा का प्रावधान करना चाहिए, हाँ, वहां पर आप उसके सपोर्ट में कुछ कह सकते हो कि सर इसमें सुधार की कुछ संभावनाएं हैं, या इसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां फंस गई थी जिसके कारण इसने भ्रष्टाचार किया है। या आप व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता कर सकते हो कि आप कह दो कि नहीं सर आगे से कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन जो कानून में पहले वर्णित है कि लिखित सिफारिश आपको ऊपर भेजनी पड़ेगी, वो काम आप करेंगे। दूसरे नंबर पर ये व्यक्तिगत काम आ जाता है कि आप अपने अनुसार क्या क्या कर सकते हैं, वो आप उसकी भलाई के लिए कर सकते हैं। अगर निर्णय विवेकाधीन शक्ति प्राप्त हो, अर्थात आपके विवेक पर ही सौंप दिया गया हो,
कि आपको ही निर्णय लेना है, आपके विवेक के आधार पर आपको निर्णय लेना है, तो आप क्या करेंगे, फिर आपको बहुत सारे प्रतिमान हैं जिसके आधार पर चलना होगा। जैसे कि अगर दो मूल्यों में संघर्ष है तो देखना चाहिए कि कौन सा मूल्य अधिक व्यापक है तथा महत्वपूर्ण है। आपको देखना पड़ेगा कि सत्य बोलने पर किसी को हानि हो रही है या अहिंसा करने पर, अहिंसा के मूल्य के साथ जाने पर किसी को हानि हो रही है। क्योंकि एक युक्ति बहुत अच्छी है कि वह झूठ झूठ नहीं होता जिससे किसी का परिवार बसता है। अर्थात यदि किसी झूठ से किसी व्यक्ति का भला होता है तो वह झूठ झूठ नहीं होता, वह भी सत्य हो जाता है। तो क्लियर है, आपको देखना पड़ेगा कि किस मूल्य से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, आपको उस मूल्य के आधार पर आगे बढ़ना होगा। जैसे कि जब आपके सामने समस्या आती है सामाजिक मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य, तो आपको किसकी ओर जाना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए सामाजिक मूल्य। आपको देखना चाहिए कि जहां पर आपको व्यक्तिगत फायदा हो रहा है और एक जगह बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसी एक व्यक्ति को फायदा है और एक ऐसी स्थिति है जहां पर बहुत सारे व्यक्तियों को फायदा है, तो आपको किसके आधार पर चलना चाहिए, सामाजिक मूल्य के आधार पर। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए आप एक बस में सवार हैं, आप जा रहे हैं, बस में करीब 40-45 यात्री बैठे हुए हैं, आप ड्राइवर हैं। आप देखते हैं कि बस बहुत स्पीड में है और सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है जस्ट सामने बस के। आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को बचाने के लिए बस को एकदम मोड़ देंगे, सामने खाई भी है, बाजू में खाई है, बस खाई में जाकर गिर सकती है, अर्थात 45 लोगों की जान आपके हाथों में है और वहां पर एक बूढ़े व्यक्ति की जान भी आपके हाथों में है। अब आप क्या करेंगे, क्या एक व्यक्ति को बचाने के लिए 45 व्यक्तियों की जान खतरे में डाल देंगे या फिर 45 व्यक्ति की जान बचाने के लिए एक व्यक्ति की जान की कुर्बानी दे देंगे? यहां पर आपके ऊपर निर्णय आता है। ऐसी कभी कभी आतंकवादी की घटनाएं होती हैं, आपने देखा होगा, कई बार टेररिस्ट अटैक होते हैं या फिर कहीं पर कोई प्लेन हाईजैक कर लिया जाता है या किसी होटल में कब्जा कर लिया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि 3 आतंकवादियों को छोड़ दो, तभी हम इन जो होस्टेस हैं या जो व्यक्ति हैं उनको रिहा करेंगे। तो वहां पर देखा जाता है कि क्या वह आतंकवादी कितनी मात्रा में घातक है, क्या उनको छोड़ने से जितने हॉस्टेज कैद में हैं उनसे ज्यादा लोगों की जान जा सकती है या नहीं जा सकती है, उस आधार पर निर्णय लेना होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आपको सामाजिक मूल्य को ध्यान रखना है, वह निर्णय लेना है जहां पर बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। अर्थात आप क्या करेंगे, एक बूढ़े व्यक्ति की परवाह ना कर उन 45 व्यक्तियों की परवाह करेंगे। तो यहां पर आप किसे वरीयता देंगे, सामाजिक मूल्य को। एक आता है देश से जुड़ा मूल्य, एक आता है पारिवारिक मूल्य। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई समस्या आ जाती है और आप राष्ट्र को समर्पित सेवा में हैं, मान लीजिए कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो गया है, आपको डायरेक्ट फोन आता है कि आपको वहां पर जाना है, वहां पर स्थिति संभालना है। तभी दूसरा फोन आपके घर से आ जाता है कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में भर्ती है, या फिर मान लीजिए आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है और अंतिम सांसें गिन रही हैं। उस समय आपको निर्णय लेना होता है कि आपको कहां जाना है, क्या देश की सेवा में और टेररिस्ट अटैक वाले स्थान पर जाना है या अपनी मां की सेवा में जाना है। तो यहां पर 2 मूल्य जुड़ जाते हैं, एक देश से जुड़ा मूल्य जुड़ जाता है, एक पारिवारिक मूल्य जुड़ जाता है। आप जैसे ही प्रशासनिक सेवा में आते हैं, आप अपना जो पारिवारिक जिंदगी है उसको त्याग कर आप राष्ट्र को समर्पित हो जाते हैं। अर्थात यहां पर देश से जुड़ा मूल्य वरीयता रखता है पारिवारिक मूल्य से। आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको देश की सेवा के लिए जाना पड़ेगा, आपको टेररिस्ट अटैक स्थान वाले स्थान पर जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो समझ में आया कैसे हमें निर्णय लेना है। आगे इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि कौन से निर्णय के क्या परिणाम होंगे और उन परिणामों के लिए जो भी कीमत चुकाई जा रही है क्या वह ठीक है और नहीं है। तो यह भी देखा जाना चाहिए कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उसके लिए जो व्यक्ति ने कीमत चुकाई है वह वास्तव में कहां तक सही है, कहां तक सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अगर किसी अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा रिश्वत मामले में उसके पास विवेकाधीन शक्ति है, तो यह देखना होगा कि शिकायत करने पर कार्यालय की संस्कृति पर कितना फायदा होगा और उस व्यक्ति के परिवार को कितनी हानि होगी। अगर दोनों पक्षों में अंतर बहुत अधिक है तो नियम की जगह आपको परिणाम सापेक्ष दृष्टिकोण पर जाना होगा। देखिए, मान लीजिए आपके कार्यालय में कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई व्यक्ति, वो पकड़ा जाता है रंगे हाथ भ्रष्टाचार करते हुए। अब आप डायरेक्ट शिकायत ऊपर भेजेंगे या उसकी शिकायत करेंगे या नहीं। तो शिकायत करने से पहले आपको देखना होगा कि यदि हम इसकी शिकायत करते हैं, यदि हम इसके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो आपके कार्यालय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कार्यालय की संस्कृति बिगड़ सकती है या इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति किस तरीके की है, क्या इसकी जिंदगी उसी चीज पर अटकी हुई थी या इसका हम यदि सूचना ऊपर पहुंचाते हैं तो इसकी स्थिति में किस तरीके के परिवर्तन आ सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी गलती से एक छोटा सा चोर बहुत बड़ा आतंकवादी या बहुत बड़ा चोर भी बन जाता है।
तो यहां पर आपको क्या देखना होगा, यहां पर आप नियम का उल्लंघन कर सकते हैं, आप यहां पर परिणाम सापेक्षवादी दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। यदि उसके परिणाम बहुत दीर्घकालिक हो सकते हैं, उस व्यक्ति की जिंदगी अस्त व्यस्त हो सकती है, उस व्यक्ति के एक छोटे से कृत्य की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लग सकती है, तो आप यहां पर भ्रष्टाचार की सूचनाओं पर नहीं पहुंचाएंगे। क्लियर है? निर्णय स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। अधिकारी को यह जरूर देखना चाहिए कि उसे पहले के अधिकारियों ने ऐसे मामलों में क्या निर्णय लिए थे। जब कभी भी आपके सामने ऐसी समस्या आ जाती है कि दो मूल्य आपके सामने अटके हुए हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा। यदि आपकी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप कानून के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई कानून भी नहीं है, कोई नियम भी नहीं है, कोई विनियम भी नहीं है, आपके नैतिक तर्क भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप यहां पर सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, यदि उनके सामने ऐसी ही परिस्थिति कहीं आई है, तो आखिर उन्होंने उस परिस्थिति के निर्णय के लिए क्या निर्णय लिए। जैसे कि आप देखते हो कि न्यायालय के सामने जब कभी भी ऐसे विवाद आते हैं, तो वह अपने पुराने केसों को खोलते हैं, उन पुराने केसों का ही हवाला देते हैं। अभिलेख न्यायालय की शक्ति आपने सुनी होगी। अभिलेख न्यायालय का मतलब ही होता है कि न्यायालय के प्रत्येक कृत्यों को, प्रत्येक कार्यवाहियों को लिखित रूप में रखा जाएगा और उनका जो स्वीकार्य है वो बिना किसी संदेह का किया जाएगा। यदि कोई निर्णय न्यायालय पहले ले चुका है, तो उस निर्णय के आधार पर भी अगला निर्णय दिया जा सकता है। उस निर्णय को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि उससे बड़ी बेंच दोबारा बैठाकर उस निर्णय को ना बदल दे। तो इसी तरीके से आप भी क्या करेंगे, यदि आपके सामने ऐसी समस्या आ जाती है जिसका निराकरण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समस्या के निराकरण के लिए आप यह देखेंगे कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके सामने यदि ऐसी समस्या आई थी तो उसके निराकरण के लिए उन्होंने क्या पहल की थी, या क्या निर्णय लिए थे, या क्या तर्क दिए थे, उसके पक्ष में क्या तर्क दिए थे। इसके अलावा अगर उसे कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी या निर्णय क्षमता या परिपक्वता में विश्वास है, यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी है जिसकी निर्णय क्षमता या परिपक्वता में आप विश्वास है, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। तो इस आधार पर यदि आप निर्णय लेते हैं, तो इस आधार पर आप नैतिक दुविधा से बाहर निकल पाएंगे। एक निश्चित स्थिति में, एक स्थिति से आप निपटने में, उस परिस्थिति को संभालने में आप सफल हो पाएंगे। तो ये हमने समझा कि नैतिक दुविधा का समाधान कैसे हो सकता है। आगे की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि नैतिक अभिशासन क्या होता है, नैतिक प्रशासन में अंतरात्मा किस तरीके से भूमिका निभाती है, अंतरात्मा के कितने प्रकार होते हैं और अंतरात्मा के आधार पर किस तरीके से निर्णय लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।